बिजली पैदा करने के लिए पहाड़ों को डुबाया जाता है और विकास के नाम पर पहाड़ों को खोखला किया जाता है। तो एक और नई वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूँ। मेरा नाम है दीपक बुगडोल और स्वागत है मेरे चैनल में। और आज जैसे आपको पता ही लग गया है ये देख करके कि मैं जोशीमठ की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये एनटीपीसी का एक लेटर है जो विज्ञप्ति निकली थी, एनटीपीसी ने ही निकाली थी 5 जनवरी 2023 इसी साल में, इसी महीने की, कि जोशीमठ नगर में हो रहे भूदसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है जिम्मेदार। इस संबंध में हम यह स्पष्ट कर देते हैं, किया जाता है कि एनटीपीसी द्वारा बनाई गई सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जा रही है। इस सुरंग का निर्माण टनल बोरिंग मशीन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कोई भी ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। एनटीपीसी पूरी जिम्मेदारी से अवगत कराना चाहती है कि जोशीमठ शहर में हो रहे भूदसाव के लिए एनटीपीसी की इस सुरंग का कोई भी सम्मत नहीं है। इस विषम परिस्थिति में एनटीपीसी जोशीमठ नगर वासियों से अपनी सहानुभूति एवं संवेदनशीलता प्रकट करता है। ये है, और ये रहा लेटर जो कि एनटीपीसी का है। इसका मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। और पर आप बोलेंगे कि जब एनटीपीसी ने साफ साफ क्लियरली ये बोल दिया है कि एनटीपीसी के कारण ये कोई भी चीज नहीं हो रही है, तो फिर क्यों उसे आप दोष दे रहे हो? तो लेट मी क्लियरिफाई, आपको क्लियरिफाई करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, 1976 में मिश्रा कमेटी ने बोला था कि जो जोशीमठ बना है एक फॉल्ट प्लेन पर बना है। फॉल्ट प्लेन मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर मतलब कि भूदशा हो सकता है, जहां पर कि आगे आने वाले समय पर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा होने का खतरा है, या फिर वहां पर मतलब कि उसकी जो टोपोलॉजी मतलब जहां पर वो बना है वो थोड़ा एरिया ऐसा है कि वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। उसी टाइम पर 1976 की ये बात है। तो भाई साहब अब क्या हो रहा है वहां पर, जो प्रेजेंट सिनेरियो में वहां पर क्या क्या हो रहा है? वहां पर भैया डूब रहा है जोशीमठ। पहली बात, कैसे डूब रहा है? लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जमीन में से पानी निकल रहा है, 600 परिवार बाहर आ गए हैं। और बाहर आकर के वो कहाँ रह रहे हैं? एक स्कूल में रह रहे हैं, जो कि वो भी सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें भगना पड़ रहा है। और जोशीमठ जहां पर ये हो रहा है वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही तिब्बत की सीमा है, और वहां पर ही आसपास वो रह रहे हैं, अपने सिपाही लोग रह रहे हैं, फौजी लोग रह रहे हैं। और वहां पर भी जो धीरे धीरे जो ये स्लाइडिंग की जो सीमा है वो बढ़ती जा रही है, और मे भी आर्मी वालों तक भी पहुंचेगी, तो उनको भी दिक्कत होगी इस चीज से। जब आपको पता है कि वो एक फॉल्ट प्लेन पर बना है, तो क्या जरूरत है वहां पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन करने की? हम क्या होता है, हम डेवलपमेंट के नाम पर कंस्ट्रक्शन करते चले जाते हैं कि ये हम डेवलप करेंगे ताकि वी कैन मेक मोर रेवेन्यू, बहुत ज्यादा पैसा बनाएं। और पैसा यार, पहाड़ों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना होता, जबकि पहले ही 1976 में मिश्रा कमेटी द्वारा ये बता दिया गया है कि ये एक फॉल्ट प्लेन पर बना है। जब तुम्हें पता है कि वहां पर कोई भी काम करना असुविधाजनक है, सुविधाजनक नहीं है, तो आपको वहां पर तो कोई काम पहले करना ही नहीं चाहिए। मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बताता हूँ। आप बोलेंगे कि एनटीपीसी बोलता रहा है उसके आसपास कोई काम नहीं हो रहा, मतलब वहां जोशीमठ में काम नहीं हो रहा, उसके आसपास ही तो है वो काम, जोशीमठ में थोड़ी ना है। तो आपको एक बहुत ही लेमन टर्म, मतलब कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक बात बताता हूँ। कभी आपका कोई दांत खराब हो रहा होता है, उसके आसपास भी अगर आप हल्का सा भी छेड़ो तो बहुत दर्द होता है दांत में। उसी तरीके से जब आपको पता है कि कोई जगह है, सपोज करिए ये जोशीमठ है, जोशीमठ के आसपास से भी कोई काम होगा, जब पता है कि वहां का लैंड जो है, वहां की जमीन जो है वो थोड़ी कच्ची है, या फिर मतलब कि वहां पर स्लाइडिंग का खतरा है, या फिर कोई भी खतरा है उसके वहां पर काम करने से, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट का काम करने से, कोई भी ज्यादा काम करने से वहां पर कोई खतरा आ सकता है, तो क्यों हमें रिस्क लेना है? पहली बात ये आ जाती है। दूसरी बात, एक तो ये सरकार का योग हो गया, और दूसरी बात क्या आती है ना, लोगों का प्रॉफिट 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 करना। वहां पर शहरीकरण इतना हो गया है, पहाड़ में दबाव डलता है, एक पहाड़ में आप दबाव डाल रहे हो। अब सपोज करिए आप रह रहे हैं यहाँ पर किसी भी अर्बन सिटी में, मतलब कि किसी भी, मतलब जैसे दिल्ली में ही रह रहे हैं, वहां पर एक बिल्डिंग में आप ले जा करके 1,00,000 लोग ऊपर खड़े कर दो, 40,000 लोग ऊपर खड़े कर दो, 50,000 लोग ऊपर खड़े कर दो, थोड़ी देर में वो बिल्डिंग ढह के नीचे आ जाएगी, क्योंकि
उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा लोग आपने ला करके खड़े कर दिए हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो ढह जाएगी। उसी तरीके से जोशीमठ का भी केस है, जब वहां पर एक्सेस अधिक मात्रा में शहरीकरण हो रहा है, क्योंकि जोशीमठ किसको जोड़ता है, जोशीमठ बद्रीनाथ को जोड़ता है, फूलों की घाटी को जोड़ता है, और भी कई अन्य तीर्थ स्थल हैं उनको जोड़ता है, ठीक है ना। जब इस तरीके के तीर्थ स्थलों को जोड़ता है और वहां पर लोग जाते हैं, तो वहां पर चालू हो जाता है होटल बनाने का काम, वहां पर चालू हो जाता है होम स्टे बनाने का काम, वहां पर चालू हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स, और होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे ये भी 2, 3, 4, 5 मंजिलों के बन जाते हैं, मैंने खुद देखे हैं। जब इतना तुम लोड एक पहाड़ पर डालोगे जिससे पहले ही खतरा साबित बताया जा चुका है कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने से या फिर ज्यादा लोड देने से या फिर ज्यादा ऐसा कुछ करने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें ऐसा क्यों करना है, ये बात समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। और हैवी कंस्ट्रक्शन जब यहाँ पर होता है तो उसकी डीप फाउंडेशन अगर सपोज करिए कि चलिए जोशीमठ के वहां पर नहीं भी करा गया, ये रहा जोशीमठ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं आपको, ये रहा जोशीमठ और यहाँ पर कोई और काम चल रहा है, जब यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, हैवी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो वहां की डीप डाउन उस पहाड़ को खोखला किया जाता है, ब्लास्टिंग की जाती है, ब्लास्टिंग भी नहीं की जाती तो ड्रिलिंग की जा रही है, टनलिंग की जा रही है, जिससे वहां पर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब कि वहां की प्राकृतिक चीजों पर एक उथल पुथल हो जाती है। जब सपोज करिए कि जो मैंने अभी जैसे दांत वाला आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक दांत छेड़ोगे तो दूसरा दांत तो अपने आप, जब ये दांत खराब है और आप इसे हल्का सा भी, दूसरे दांत को हल्का सा भी छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठता है जो कि इसको भी उतना ही फर्क पहुंचाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके आसपास के एरिया को तो आपको छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो अभी एनटीपीसी का आपने पर्चा देखा कि एनटीपीसी वालों ने क्या बोला कि भैया हमारे यहाँ पर कोई नहीं चल रहा है काम, उसके आसपास भी आप कर रहे हो तो वहां का इफेक्ट उस तक पहुंच रहा है। कोई छोटा मोटा काम तो होता नहीं है एनटीपीसी का प्रोजेक्ट। जल विद्युत परियोजनाएं बहुत बड़ी परियोजना होती है जिसका इफेक्ट दूर दूर तक फैलता है। अब आप देखेंगे कि एक उत्तराखंड का व्यक्ति जो है वो अपनी नौकरी पाने के लिए, पहले तो उत्तराखंड में इतनी नौकरियां नहीं है, नौकरियां आती भी है तो रिपीट एग्जाम हो जाते हैं, उसके धांधलेबाजी हो जाती है, उसके बाद भी जब वो मेहनत करके अपना घर बनाता है और उसके साथ ऐसा हो जाता है। अब सरकार उसका इसमें साथ नहीं दे रही है। आप यहाँ पर शायद से स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रही है। और दूसरी जगह देखा जाए हरिद्वार में तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि वो क्या बात कर रही है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी गलती है, सरकार को प्रोवाइड कराना चाहिए इन्हें घर, और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो गलती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर सरकार की ही है। तो अभी मैं यही कहूंगा, जो मैंने बताया, जो मिश्रा कमेटी के बारे में बताया, जब सरकार को पहले ऐसा पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उसे इसका ध्यान रखना चाहिए और इसे देख करके आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं पर ही अब देखा जाए तो अगर मैं आ जाऊं तो वो जो उत्तराखंड में जो 2 केसेस चल रहे हैं, हल्द्वानी और अपने जोशीमठ के, तो वहां पर ये देखा जाए तो सरकार को जहां बोलना चाहिए, जोशीमठ के केस में ऐसा बोलना चाहिए, तो वहां पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साध रखी है। पर जहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को हल्द्वानी वाले केस में बोलना चाहिए, क्योंकि दे एक्वायर द लैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रेलवे। उन्होंने रेलवे की जमीन एक्वायर कर रखी है, घेराव कर रखा है, उसको जबरदस्ती हड़प रखा है। जब वो सरकार अपनी जमीन मांग नहीं पा रही है, जो वहां के एक्चुअल में वहां के लोग हैं भी नहीं, उनसे मांग नहीं पा रही है, पर जो जोशीमठ के लोग एक्चुअल में वहां के हैं उनसे सरकार कुछ भी नहीं कह पा रही है। तो ऐसे में मैं सीधी सी बात बोलना चाहूंगा, सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है, या फिर नेताओं ने ये धर्म एंगल लगा कर? क्योंकि जोशीमठ में कोई धर्म का एंगल नहीं हो रखा ना। पहाड़ी आदमी रियलिटी में बहुत भोला होता है, इसीलिए वो आज इतना सहन कर रहा है, वहां पर रो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पर उनकी तरह शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। अब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का मतलब शायद से आप समझ रहे होंगे, उस तरीके से कोई जा नहीं रहा है।
जिस तरीके से हल्द्वानी में ऐसा क्या बताया जाए कि किस तरीके से हो रहा है, या फिर यहाँ पर सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को अपना कदम उठाना चाहिए, यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है, और जहां पर नहीं उठाना चाहिए वहां पर उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को एक तरीके से जागरूक होना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों से एक और विनती है कि अगर जो पहाड़ों में है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ना दी जाए जमीन जो उस जमीन की देखभाल नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे हिसाब से आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि पहाड़ की जमीन पहाड़ी इंसान के अलावा, पहाड़ी आदमी के अलावा और किसी को ना दी जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो जमीन का उपयोग किया जा रहा है, या फिर उनके द्वारा जो पहाड़ों का और जो उत्तराखंडी लोगों का और उत्तराखंड का जो कल्चर एक तरीके से खत्म हो रहा है, वो हम अभी देख रहे हैं। थोड़ा बहुत उत्तराखंड का जो कल्चर अभी बचा हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, जब ऐसे ही हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग उत्तराखंड छोड़ करके यहाँ पर आ जाएंगे। इस चीज के लिए मैं अपने आप को बहुत कोसता हूं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरीके से उत्तराखंड जा सकूं, उत्तराखंड रह सकूं, क्योंकि मेरा बाहर मन नहीं लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो बहुत बढ़िया, अगर ना पसंद आई तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, और आपको इसी के साथ रहना है, और इसी के लिए आवाज उठानी चाहिए आपको, जोशीमठ के लिए। तो आज के लिए बस इतना काफी है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर करिए, और अगर अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज पक्का करिए।